रूमेटॉइड अर्थराइटिस दुनिया की खतरनाक बीमारियों में से एक है। भगवान किसी को बीमारी ना करे, क्योंकि एक तो ये बीमारी नहीं, राज रोग है। आप अपने माँ बाप से या अपनी पीढ़ियों से ऊपर से लेके आते हैं, पूरी ज़िंदगी त्रस्त रहते हैं और अगले आने वाली संतति को दे के जाते हैं। इसको हेरिडिटी डिजीज़ है। तो इसके अंदर अगर आप ईमानदारी से जोड़ों पर ध्यान दें, क्योंकि ये जोड़ों की बीमारी है, बल्कि जोड़ों की ना कहो, ये पूरे शरीर की बीमारी है और आपके शरीर का हर अंग इससे प्रभावित होता है। चाहे आँखें हैं, नाक है, कान है, हृदय है, फेफड़े हैं, लीवर है, किडनी है, हाथों के जोड़, कंधे के जोड़, उंगलियों के जोड़, कूल्हे के जोड़, घुटनों के जोड़, पैरों के जोड़, टखने के जोड़, सब कुछ इसमें डैमेज होता है। अब कौन सा कितना डैमेज होता है, कितनी आप दवाएं चला रहे हैं, किस तरह के डॉक्टर के पास आप गए हैं, आप खुद कितने इलाज के प्रति ईमानदार हैं, खुद आप यूट्यूब पर, फेसबुक पर या गूगल के ऊपर आप कितनी सर्च करते हैं और उसके अनुसार अपने को अपडेट करके इलाज करते हैं। तो ये महिलाएं, इनकी उम्र में, इनके मुँह से बताता हूँ ये क्या उम्र है इनकी रिक्वेस्ट है, इनका चेहरा ना आए तो मैं चेहरा नहीं लूँगा। इनके साथ इनके परिवार की एक यंग लेडी हैं जो खुद में एक वकील हैं, तो वो भी मुझे समझदार लेडी हैं, वो भी कुछ इनकी जानकारी देंगे। इनके बेटे मेरे साथ हैं, मैं किसी का चेहरा नहीं लूँगा, आवाज़ सबकी लूँगा। तो मैं इनसे इनकी एज पूछ रहा हूँ। आपकी उम्र कितनी है? 62। आपको ये बीमारी हुई कब से? ये मेरा बेटा हुआ है ना, तो इसके पहले क्या तब मैं बीमार हो गई थी। ठीक। उस समय आपकी उम्र कितनी थी लगभग? ध्यान ही रही है, ध्यान नहीं है। इनको ध्यान नहीं है। मैं बता दूं, अधिकांश महिलाओं को जब ये बीमारी स्टार्ट होती है उस समय उनकी उम्र 25 साल से 30-35 साल के बीच होती है, पर मैंने जो अपना डेटा कलेक्ट किया है लास्ट 40 ईयर्स के अंदर, वो 28 साल के आसपास एवरेज आती है। पहला बच्चा हो जाता है और उसके बच्चे के दौरान ही, दूध पिलाने के दौरान ही या उसके 1 साल बाद इनके जोड़ों में दर्द होने लगता है, उंगलियां टेढ़ी होने लगती हैं और जब जांच कराते हैं तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस निकलती है। मेरे को पहले हुआ था, हाँ। ये होने के बाद तो मैं ठीक हो गई। हाँ, तो अब देखिए, अब मैं इनके हाथों को दिखाता हूँ। पहले हाथ सीधे करिए आप। अब इनकी उंगलियां देखिए, इनकी उंगलियां देखिए। हाथ सीधा करिए, पलटिए, इसको पलटिए, ऐसे पलटिए, पलटिए इस तरह से। देखिए, मुझे टच नहीं करने दे रही हैं। नीचे पलटिए, पलटिए जल्दी से। अब ये उंगलियां सभी इनकी डैमेज हो चुकी हैं। हर जोड़, चाहे तो रिस्ट का जॉइंट हो, ना तो रिस्ट चला पा रही हैं, ये स्टिफ है, और चाहे मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट हो, चाहे इंटरफेरेंजियल जॉइंट हो, ये सभी जोड़ एकदम डैमेज हो चुके हैं। और हर डिफॉर्मिटी जो हैंड की मेंशन है रूमेटॉइड के अंदर, वो हर डिफॉर्मिटी इनके अंदर पढ़ाई जा सकती है MBBS के स्टूडेंट्स को कि ये डिफॉर्मिटी होती हैं, सब कुछ इनके अंदर मौजूद है। तो इनका ये दोनों, ये रिस्ट डैमेज है। आप कंधा ऊपर करिए, ऊपर करिए, उठाइए हाथ को, ऊपर नीचे जमीन से टच करिए। ये कंधा भी नहीं टच कर पा रही हैं। अब दूसरा हाथ दिखाइए। अब दूसरे हाथ के अंदर देखिए, ये स्ट्रक्चर है इनकी, ये स्ट्रक्चर है इनकी। ये उंगलियां भी देखिए, सीधी करिए उंगलियों को, इससे ज़्यादा ये सीधी नहीं कर पा रही हैं। अब मैं हाथ को ऊपर करने कहता हूँ, ऊपर करिए। ये भी हाथ को पलट के ऊपर नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर बाहाँ के अंदर 2 हड्डियाँ होती हैं और उसके अंदर बीच में एक झिल्ली होती है जिसको इंट्रोशियस मेम्ब्रेन कहते हैं, वो भी हड्डी के रूप में कन्वर्ट हो चुकी है और ये उंगलियां इनकी इस तरह की हो गई हैं। अब इसके अंदर सिर्फ इन उंगलियों के खोला जाएगा या इंजेक्शन लगा करके ट्रैक्शन दिया जाएगा तो खुल सकती हैं, अदरवाइज इनके अंदर सभी जॉइंट रिप्लेसमेंट करने पड़ेंगे। मैं अभी इनका एक्सरे आपको उसका दिखाता हूँ उंगलियों की क्या हालत है। तो देखिए, ये इनका हाथों का एक्सरे है, ये इनका हाथों का एक्सरे है, जिसके अंदर भी
तमाम उंगलियां इनकी डैमेज पड़ी हैं, पर बहुत पहले का एक्सरे है। ये एक्सरे अगर मैं देखूंगा तो ये एक्सरे है इनका 2014 का, जुलाई 2014 का एक्सरे है और अभी नवंबर 2020 चल रही है। तो इस दौरान इसमें ज़बरदस्त ऑस्टियोपोरोसिस है और इनकी सभी उंगलियां डैमेज हो चुकी हैं। ये एक्सरे इनके फुट का है और ये एक्सरे भी जुलाई 2014 का है और इस एक्सरे के अंदर भी तमाम डिसलोकेटेड हैं जॉइंट और कोई भी जॉइंट बरकरार नहीं है। अब मैं आता हूँ इनके घुटनों के ऊपर। इनके घुटने ये 45 डिग्री से ज़्यादा स्टिफ हैं, ना खुल रहे और ना मोड़ने की कोशिश कीजिए इनको। घुटना मोड़िए, 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 मोड़िए। हील को, इस हील को हिप के पास लगाइए, नहीं लगा पा रही है तो हाँ, एक इसको लगाओ, उसको लगाओ, चलो मोड़ो। अब इससे ज़्यादा मोड़ भी नहीं पा रही है। अब सीधा करिए, 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 सीधा करिए। अब देखिए ये सीधा नहीं कर पा रही है। ये जॉइंट 45 डिग्री से ज़्यादा बल्कि 60 डिग्री इनका बेंड है और इसके अंदर साइनोवियल स्वेलिंग है दोनों जॉइंट के अंदर। तो एक तरीका भी इनके नी के एक्सरे दिखाऊंगा। अब मैं इनके फुट दिखा देता हूँ। अब ये फुट का इनका है। अब जो भी डिफॉर्मिटी आप मोड़िए, इससे फुट दिखा पाऊँ मैं। अब ये इनका टो है और ये वेलकस में चला गया। ये जोड़ ऐसे सीधा होना चाहिए, ये 60 डिग्री इधर चला गया है। तो इसको बिना ऑपरेट किए इसको सीधा नहीं किया जा सकता। यही उंगलियों की हालत है। तो अब दूसरा पैर देखें तो सेम कंडीशन दूसरे पैर की भी है। इसमें किसी भी जोड़ के अंदर कोई मूवमेंट नहीं है। आप अब ये टखना चलाइए ज़रा, आप पंजा खींचिए ऊपर। हाँ, इसका भी मूवमेंट, इसका मूवमेंट तो भी बरकरार है, लेकिन एक दूसरा, अब यही हालत इनके कूलों की है। कूलों के अंदर भी कूले को मोड़ नहीं पा रही है, ना सीधा कर पा रही हैं। अब मैं आपको इनका नी का एक्सरे हिप का एक्सरे दिखाता हूँ। ये इनका हिप का एक्सरे है। दोनों जॉइंट के अंदर स्पेस ख़त्म हो गया है और ढेर सारी ऑस्टियोफाइट हैं और ये एक्सरे है अगस्त 15 का। आज 5 साल और हो चुके हैं तो जॉइंट इनके ख़त्म हैं बिल्कुल। अब मैं इनका नी का एक्सरे दिखा रहा हूँ आपको। अब ये एक्सरे भी ये दिसंबर 2011 का है, 9 साल हो चुके हैं। उसमें भी जॉइंट स्पेस इनका काफ़ी कम था। अब मैं और ऑस्टियोपोरोसिस है। आज अगर मैं इनका एक्सरे कराऊंगा तो नी जॉइंट के अंदर कोई भी स्पेस मुझे नहीं मिलेगा। तो हम इनको गौर से चलते हैं। इनके दोनों हाथ खराब हैं, दोनों कंधे खराब हैं, दोनों रिस्ट जॉइंट खराब हैं, सब फिंगर्स खराब हैं, दोनों हिप जॉइंट खराब हैं, दोनों नी जॉइंट खराब हैं। तो कंडीशन के आधार से इनके दोनों हिप चेंज होने चाहिए, दोनों नी चेंज होने चाहिए और इनको डिफॉर्मिटीज़ को भी हमको ऑस्टियोटॉमी करके करेक्ट करना पड़ेगा, केवाई डाल के। मैंने बहुत किए हैं ये तो करीब मैं 300-400 मरीजों के सीधे किए हैं। जब मैं यंग था तो बहुत इसमें काम करता था डिफॉर्मिटी में, ठीक है। तो हाथों की डिफॉर्मिटी भी इनको तमाम इंटरफेरेंजियल जॉइंट चेंज कराने पड़ेंगे और इन्हीं को सीधा करानी है तो ऑपरेट करके केवाई डाल देंगे तो उंगलियां सीधी हो जाएंगी। फंक्शनल अब भी नहीं है, फंक्शनल तब भी नहीं आएगी। फंक्शनल उंगलियां चाहिए तो इनको जॉइंट रिप्लेसमेंट चाहिए ही चाहिए। अब बात आती है इनकी और रिपोर्ट्स की। और रिपोर्ट्स के अंदर इनकी सबसे बड़ी चीज़ है कि इनकी खून बॉडी में नहीं है और इनको भयंकर ऑस्टियोपोरोसिस है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस इनके अंदर बहुत ज़्यादा है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस का 120 लेवल जो होता है वो। और दूसरा इनके पास इतनी ये रिपोर्ट्स हैं, कई फाइलें हैं, इनको देखते रहिए। तो मैंने अभी इनके साथ जो इनकी जो रिलेटिव आई हैं, जो वकील हैं, उनसे पूछा कि इन्होंने अभी तक कितना इलाज में खर्चा किया है। देखिए, अब इनको मुझे रिपोर्ट्स को देखने में करीब 1 घंटा लग गया। ये पूरी फाइल है, बड़ी मोटी फाइल है और
किसी भी बड़े डॉक्टर का नाम लो, इंक्लूडिंग डॉक्टर ए एन मालविया, सब बड़े बड़े डॉक्टरों के परचेज में लगे हुए हैं जो रूमेटॉइड के अंदर, या जो भी हॉस्पिटल दिल्ली में बड़ा है वो सब परचेज के अंदर लगे हुए हैं। जितनी बड़ी लैब हैं सब कुछ है इनके पास। अब मैं इनसे पूछता हूँ कि इनकी जो रिलेटिव हैं, इन्होंने कहा चेहरा नहीं आना चाहिए। मैडम मुझे ये बताइए, माइक अपने पास रखिए, मुझे ये बताइए कि ये जो आप जो रद्दी लेके आई हैं, आज इसको बेचेंगी तो कोई रद्दी वाला अखबार पर 10 रुपये किलो ले लेगा, पर इनको चवन्नी भी नहीं देगा आपको। ये तो रद्दी है। इस रद्दी को इकट्ठा करने में कितने साल लगे और कितने लाख खर्चे में आया? आप वकील हैं, आप ईमानदारी से मुझे बताइए, जिससे हिंदुस्तान के लोगों को और दुनिया के लोगों को ये पता लगे कि पैसे खर्च करने से और रद्दी इकट्ठी करने से रूमेटॉइड के मरीज ठीक नहीं होते हैं। मरीज को ईमानदारी से सिंसियरली हर जॉइंट पे काम करना पड़ता है और कोई भी शॉर्ट जाम ना होने पाए। ये मरीज के हाथ में, ये डॉक्टर के हाथ में नहीं है। आप फिजियोथेरेपी कराएं, घर पे कराएं, बाथ टब के अंदर आधा घंटे बॉडी को गर्म करें और फिर हर जोड़ पे तसल्ली से 2 घंटे तक काम करें। और बिना 2 घंटे काम किए आपको खाना नहीं मिलेगा। और थोड़े कड़े शब्दों में कहूँगा, यदि आपने 2 घंटे काम जोड़ों पर नहीं किया है तो खाना मांगे तो गोली मार दी जाएगी, खाना नहीं दिया जाएगा आपको। इतनी स्ट्रिक्टली काम करना पड़ेगा, तभी रूमेटॉइड वाले मरीजों को बचाया जा सकता है। अब बताइए, ये रद्दी कितने लाख में इकट्ठी की? कई लाखों में करी है ये। कितने साल हो गए? 20-25 साल हो गए। हाँ, तो ये वकील साहब बताती हैं कि 20-25 साल हो गए और 20-25 सालों में इन्होंने ये रद्दी इकट्ठी की है। तमाम पेपर तो घर से लाई नहीं है, पता नहीं कितनी अलमारियां भरी पड़ी होंगी। तो इसकी इन्वेस्टिगेशन कराने में, डॉक्टर की कंसल्टेशन फीस देने में, आने में जाने में, फॉलो करने में कई लाख खत्म होने पर भी आपने देखी इतनी दुर्दशा के अंदर इन्होंने अपना मरीज कर लिया है। अरे ये मरीज मेरे पास होता तो मैं तो एक गोली की पिस्तौल तैयार रखता, नो एक्सरसाइज नो खाना, खाना नहीं मिलेगा, गोली खाने को मिलेगी पिस्तौल की। तो अगर आप आतंक की रुख अख्तियार करेंगे तो इस रूमेटॉइड अर्थराइटिस के आतंक से बच सकते हैं। मैं किसी भी मरीज को अलाउ नहीं करता कि वो बिना एक्सरसाइज के खाना खाए। जोड़ों पे काम करना पड़ेगा, हर जोड़ खराब होगा। दवाओं का हर डॉक्टर एक ही दवा देगा जिसको डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स DMA RDS कहते हैं। वही दवाएं हमने डिसाइड करते हैं, उसकी डोजेज और तमाम चीज़ें, इन्वेस्टिगेशन, साइड इफ़ेक्ट्स, मैनेजमेंट, ये सब अमेरिकन रूमेटोलॉजी एसोसिएशन डिसाइड करती है, जो हर 2 साल बाद अपनी डोजेज चेंज करती है, पूरी दुनिया को सर्कुलेट करती है। फिर हम उन डोजेज को मरीज को देते हैं और यदि मरीज को कॉम्प्लिकेशंस उन दवाओं के आते हैं, हर दवा के कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, तो फिर हम उसको इन दवाओं को, स्पेशली मैं आयुर्वेदिक का अच्छा जानकार हूँ। रिहेबिलिटेशन मैंने 2 साल कोर्स किया है, 2 MS करने के बाद मैं रिहेबिलिटेशन का अच्छा जानकार हूँ। मैंने ऑर्थोटिक्स में भी 6 महीने काम किया है। तो मैं हर फील्ड का विशेषज्ञ हूँ, जो ऑर्थोपेडिक्स और रिलेटेड फील्ड्स हैं। तो सभी चीज़ें मुझे एक साथ लागू करनी पड़ती हैं। जैसे आप बहुत बढ़िया सब्जी बनाना चाहते हैं तो आपको 25 मसाले डालने पड़ेंगे, जिसमें 12 मसाले तो गरम मसाले में होते हैं, 13 मसाले और डालते हैं, तब 25 मसाले डालने पर सब्जी में टेस्ट आता है। ऐसे ही आपको 25 चीज़ें इस मरीज़ के मैनेजमेंट में करनी पड़ेगी। इनको भयंकर ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोपोरोसिस का इलाज करना पड़ेगा। इनको एनीमिया है, एनीमिया का इलाज करना पड़ेगा। इनके जॉइंट में डिफॉर्मिटी है, उसका करना पड़ेगा। इनके लिवर फेल्योर, फैटी लिवर है, उसका इलाज करना पड़ेगा। इनकी किडनी डैमेज है तो किडनी का इलाज करना पड़ेगा। और इनके पेशाब का इनकॉन्टिनेंस भी हो गया है, अपने आप पेशाब इनकी निकल जाती है, कंट्रोल नहीं कर नहीं पाती, उसका भी करना पड़ेगा। कहीं स्पाइन के अंदर कोई कंप्रेशन तो नहीं आ गया है, स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेस हो रही हो और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो रही है, तो अब मल्टीपल लेवल पे काम करना पड़ेगा। अभी एक गंगाराम हॉस्पिटल में एक सीनियर डॉक्टर हैं, मेरे दोस्त भी हैं, उनके पास गई थी ये बीच में कुछ साल पहले। उनके इलाज से इनको काफ़ी फर्क पड़ा था, पर
ये शक्ति बर्दाश्त नहीं करना चाहती, ईमानदार होना नहीं चाहती, तो रिजल्ट कैसे आएगा? उसके बारे में ये वकील साहबा मुझे थोड़ी सी जानकारी देंगी कि आप गंगाराम से क्यों भाग आए। हम डॉक्टर भसीन के पास गए थे, तो उन्होंने कुछ एक्सरसाइजेज वगैरह बताई थी, तो वो करने के बाद इनको थोड़ा बेटर फील हुआ था। तो एक्सरसाइजेज डिसकंटिन्यू करने के बाद इनकी थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ी थी। उसके बाद इनको थोड़ा यूरिन का प्रॉब्लम होने लगा, तो फिर उसके बाद हमने डॉक्टर भसीन को डिसकंटिन्यू करके उसके बाद हमने किसी और डॉक्टर का, फिजिशियन का स्टार्ट करा था। यदि डॉक्टर भसीन के इलाज से आपको फायदा हो रहा था और आप एडवोकेट हैं, तो फिर एक इंटेलिजेंट डिसीजन क्यों नहीं लिया गया? उन्होंने कहा था कि यूरिन किसी को दिखाओ। उन्होंने वो यूरिनेशन का प्रॉब्लम हो गया था, तो इसीलिए उन्होंने कहा था कि किसी फिजिशियन को दिखाओ या किसी और स्पेशलिस्ट को दिखाओ। तो इसीलिए फिर डॉक्टर भसीन का ट्रीटमेंट डिसकंटिन्यू करके हमने फिजिशियन का स्टार्ट करा था। आपने गलती की, भसीन का ट्रीटमेंट चलता रहता, जो आराम मिला था वो आराम मिलता रहता, एडिशनल आपको फिजिशियन का चेकअप और करा लेते। वो गलती कर दी आपने, वो गलती हुई आपसे। और मैं भी अब यूरिनेशन के लिए तो मैं विशेषज्ञ की सलाह लूँगा, अपना काम मैं करूँगा, ठीक है। अब मुझे मान लो इनके हाथ पैर टेढ़ी, उंगलियाँ टेढ़ी हैं, इनके लिए मुझे स्प्रिंट बनवानी पड़ेगी, तो उसके लिए मैं ऑर्थोटिक्स वाले की सलाह लूँगा, ठीक है। तो ये तो तमाम मिलजुल के काम होगा। मोदी जी अकेले थोड़ी गवर्नमेंट चला रहे हैं, 25-30 मंत्रियों की टीम है, वो चला रही है। अब चाइना से लड़ाई होगी तो अकेली एयरफोर्स थोड़ी लड़ेगी, एयरफोर्स भी लड़ेगी, नेवी भी लड़ेगी और थल सेना भी लड़ेगी, ठीक है। तो तीनों सेना मिलकर काम करेंगे, फिर कूटनीतिक लेवल पर लड़ाई लड़ी जाएगी, ठीक है, यूएनओ में लड़ाई लड़ी जाएगी, तो सब लड़ाई एक साथ लगेंगी। तो इनके साथ हर जोड़ का काम करना पड़ेगा, इनकी दवाएं चेंज करनी पड़ेंगी, इनकी डाइट चेंज करनी पड़ेगी। डाइट के अंदर इनको हर एनिमल प्रोडक्ट बंद करना पड़ेगा, जिसमें दूध, दही, पनीर, घी, मक्खन सब आते हैं। इनको 100% वेगन डाइट पे लाना पड़ेगा। DMRDs देनी पड़ेगी, और DMRD से प्रॉब्लम आ रही है। अब मुझे आपके तमाम लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, हीमोग्राम भी DSR, रूमेटोड के सब टेस्ट सब कराने पड़ेंगे, क्योंकि सभी रिपोर्ट आपकी बहुत बहुत पुरानी है और उनकी बेसिस पे मैं इलाज नहीं कर सकता। आपको मुझे स्पाइन का भी MRI कराना पड़ेगा, जिससे देखूं कहीं आपकी स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन तो नहीं हो रहा है। उन सब की बेसिस पे जो निकल के आएगा, और इस सब काम में 3-4 दिन का टाइम लग जाएगा, उसके बाद इलाज शुरू करना पड़ेगा। आप भसीन की तरह मुझे भी छोड़ के भाग जाएंगे तो इनकी हालत और बिगड़ जाएगी, फिर तो पूरी जिंदगी भीतर में रहेंगी, और उठा उठा के टट्टी पेशाब कराइए इनको। तो आप, यदि कोई आदमी ईमानदार है, उसकी इज्जत करिए, फायदा आ रहा है उसकी इज्जत करिए, उसकी सख्ती से मत गड़वाए। अब 2 दिन पहले सरदार पटेल का जन्मदिन था, मोदी जी ने बड़े धूमधाम से मनवाया। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति उन्हीं की है, पर उनको लौह पुरुष कहा जाता है। उन्होंने किसी की एक नहीं सुनी, या तो भारत के अंदर अपनी रियासत का विलय करो, और नहीं तो मिलिट्री एक्शन के लिए तैयार रहो, हम तुम्हें मिटा देंगे, नहीं तो अपनी हिस्ट्री को हिंदुस्तान के अंदर समाहित कर दो। तो आपको उतनी सख्ती से काम करना पड़ेगा। सरदार पटेल को कोई हिंदुस्तानी गाली नहीं दे सकता, हर नेता को दे सकता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी कोई गाली नहीं दे सकता। उन्होंने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो खून तो देना पड़ेगा, ईमानदारी तो देनी पड़ेगी। लाल बहादुर शास्त्री को भी हिंदुस्तानी गाली नहीं दे सकता, कि उन्होंने कुछ ही दिनों के अंदर पाकिस्तान को धूल चटा दी थी। ये तीनों ईमानदार आदमी हैं, तो उतनी ईमानदारी आपको इलाज में दिखानी पड़ेगी। और जितनी दुश्मनी ये बीमारी इनके जोड़ों से दिखा रही है, उतनी सख्ती से उस पर आक्रमण करना पड़ेगा। ये नहीं है कि दुश्मन तो हमें 3 और 3 की गोली चला रहा है, हम तमंचा चला रहे हैं। दुश्मन 3 और 3 की चला रहा है तो हमें LMG से आक्रमण करना पड़ेगा। वो 2 इंची मोटार से हमला कर रहा है तो हमको 3 इंची मोटार लगानी पड़ेगी, मोटर्स लगानी पड़ेगी। तो अब जितनी तेज़ी से ये जोड़ डैमेज हो रहे हैं, उतनी ज़्यादा ताकत से हमें इन पर आक्रमण करना पड़ेगा। और अब चूँकि बहुत ज़्यादा पुराना केस हो गया है, तो इसमें रिजल्ट धीमे धीमे आएगा। पर आप छोड़ के ना भागे, हिम्मत नहीं आ रही, तो 3 महीने के बाद आपको दिखेगा, हाँ
एक दिन में रिजल्ट नहीं आएगा। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर, ट्यूबरकुलोसिस के अंदर कोई भी रिजल्ट कम से कम 3 महीने में आता है, ठीक है ना। तो टीबी की दवाएं चलती हैं तो हम 3 महीने इंतजार करते हैं अगले रिपोर्ट्स के लिए। रूमेटॉइड के अंदर रिजल्ट देखने के अंदर हम 3 महीने का इंतजार करते हैं। जिनकी टांगें टेढ़ी होती हैं वो ऐसे में 1000 बच्चों का इलाज करता हूँ, उनके अंदर ही पहला रिजल्ट 3 महीने बाद आता है। आप बात समझे? तो आपको 3 महीने ईमानदारी से जुटा रहना पड़ेगा। आपको कुछ दिन चीज़ों को सीखने के लिए डेली यहाँ आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब करना पड़ेगा और हर चीज़ की वीडियो बनाइए, घर पे करिए, और अब जो खुद कर रहे हैं उसकी वीडियो बना के मुझे भेजिए। ये तरीका रहेगा। कोई चीज़ पूछनी है आपको तो पूछिए, ठीक है ना। अब जरा मुझे इनकी वो रिपोर्ट दिखाइए, 3.7 वाली जो रिपोर्ट थी आपकी ऑस्टियोपोरोसिस की, वो रिपोर्ट दिखाइए, 3.7 वाली थी। देखिए मैं दिखा रहा था इनकी ये रिपोर्ट, देखिए टी स्कोर है 3, 3.7, 3.3, 3.5, -3.5। तो जो -3.7 ये जो रिपोर्ट है, इसका मतलब इनकी बॉडी में कभी भी फ्रैक्चर हो सकता है। तो इनको ऑस्टियोपोरोसिस का भी पूरा इलाज देना पड़ेगा। कुछ दवाएं महंगी हैं, कुछ दवाएं सस्ती हैं। दवाओं की कीमत पर मेरा कोई भी कंट्रोल नहीं है। इनको दवाएं मार्केट से लेनी पड़ेंगी और देनी पड़ेंगी। जो इंटरनेशनल एक्सेप्टेड ट्रीटमेंट है वो इनको लेना पड़ेगा। अब ये कभी महंगी है हम नहीं लेंगे, ये कोई तरीका नहीं है। यदि हींग महंगी है तो सब्जी में नहीं डालेंगे क्या? यदि केसर 3 लाख रुपए किलो आ रही है तो क्या खीर में नहीं डालेंगे क्या? तो खीर में क्या केसर की जगह हल्दी डालेंगे? तो जो चीज़ है वो तो है। इनकी तमाम रिपोर्ट्स, बहुत रिपोर्ट्स हैं, सब देखिए, पर एक खतरनाक रिपोर्ट है -3.7। रूमेटॉइड का टेस्ट भी जो मशीनें टेस्ट कर सकती हैं उस रिपोर्ट से आगे चला गया है, वो 120 से ऊपर चला गया। रूमेटॉइड का टेस्ट भी इनका जो कराया है, दिखाइए ज़रा। इनकी ESR है, ये ESR भी 82 है इनकी। अब इनको हम रूमेटॉइड टेस्ट देखते हैं। सी रिएक्टिव प्रोटीन, ये डिजीज की इंटेंसिटी बताता है बॉडी के अंदर, वो भी सी रिएक्टिव प्रोटीन इनकी 65.70 है, जबकि हर हालत में <5 होनी, देखिए लिखा है <5, 5 से नीचे होनी चाहिए। अब कितनी ज़्यादा है इसके अंदर। रूमेटॉइड फैक्टर इनका more than 120 है, वो होना चाहिए <14। तो अब 120 से ऊपर है, अब वो कितना है? 120 से ज़्यादा, 130 है, 150 है, 1200 है, 12,000 है, या 12 लाख है, या 12 करोड़ है। मशीन 120 से ज़्यादा बताती नहीं है। और कोई छोटी मोटी जगह नहीं, ये लाल पैथोलॉजी का टेस्ट है। तो वो वहाँ भी 120 बता रहे हैं। तो मतलब हमें एक खतरनाक दुश्मन से मुकाबला करना है, हमें खतरनाक तरीके से योजना बना के आक्रमण करना पड़ेगा। परिवार का सहयोग, मेरी टीम का सहयोग, ये दोनों जरूरी हैं। मैं डॉक्टर सुभाष सल, ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन जॉइंट केयर, A74, शरता विहार, न्यू दिल्ली। मोबाइल नंबर 9810124433, लैंडलाइन 01142430066। थैंक यू।